हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं और इस मॉडल पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों का 70 में 17 में बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुकुरमा का नाम और लिख लीजिएगा मेरे प्यारों। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। कोड है 348 जीयू कोड है मेरे प्यारों। मैं कह रहा हूं कि 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का बायोलॉजी में फिक्स है। ठीक है, 95% मार्क्स 100% लेकर आओगे, इस बात की गारंटी है मेरे प्यारों। सारे प्रश्न तैयार होने चाहिए, लेकिन सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है। आप सारे प्रश्नों का उत्तर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लेकर आइए, तो मैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेकर आया हूँ। निर्देश दिखे, निर्देश दिया है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। तीसरा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। पांच यहाँ पे है अगला कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। पेपर यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लिखोगे कैसे? बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और क वाला प्रश्न है कि द्विनिषेचन का तात्पर्य है। ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, द्विनिषेचन के लिए तात्पर्य है। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है मेरे प्यारे बच्चों कि एक नर युग्मक का एंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका, ये अंड होगा। ठीक है, अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क का बी, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ख वाला प्रश्न है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार? उसे नाभिक हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक हाइलम कहते हैं। तो ख का दूसरा सही है। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख, ख का दूसरा नाभिक, जिसे हम लोग हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग वाला। ग वाला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, बिल्कुल इसमें होता है। चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन बनाने में भी होता है। मतलब इनमें से सभी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग और ग का डी, इनमें से सभी, ऐसे लिखना है। फिर एक लाइन का गैप देना है मेरे प्यारों बच्चों। लिखना है कि टीवी के टीके का नाम क्या है। ठीक है, तो टीवी के टीके का नाम क्या है मेरे प्यारों बच्चों? बीसीजी। क्या है? बीसीजी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का घ का डी, बीसीजी, ऐसे लिखोगे। अब ये पेज भर गया। चलिए अब इस साइड हम लोग लिखेंगे। देखिए आप कैसे लिखेंगे? प्रश्न उत्तर दूसरे का क। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। दूसरे का क है कि पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो पुष्प में दल का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों? इसको देखेंगे हम लोग। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क का उत्तर कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक वायदल, एक दलपुंज, एक पुमंग और एक जायंग। 4 भाग होते हैं इसके। दलपुंज का कार्य, ठीक है, कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में भाग लेना होता है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। दूसरे का ख कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखें। कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख लिखोगे कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? पहला कार्य तो यह है कि वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना होता है। और दूसरा होता है कि नर लिंग हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन श्रावण करते हैं। मतलब नर लिंग हार्मोन श्रावण करते हैं। और एक होता है कि
वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन और भंडारण करना होता है। तो दो कार्य पूछा था, दो कार्य हमने यहाँ पे बता दिया आपको, ऐसे लिखना है। इसके बाद है ग वाला, आयुडी का पूरा नाम लिखिए। तो आयुडी का पूरा नाम क्या होगा, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग लिखोगे। आयुडी का पूरा नाम अंतःगर्भाशयी युक्ति है। ठीक है, क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्ति। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरे का घ। अब देखिए प्रश्न दूसरे का घ क्या है। प्रश्न दूसरे का घ है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ लिखोगे, उत्तर में लिखोगे कि डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इसी कारण इसे टाइसोमी भी कहा जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी और आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि लक्षण दिखते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों को लिखना है। अगला प्रश्न है दूसरे का ढ कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखना है। ठीक है, देखिए उत्तर कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ढ कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए हेडिंग डालोगे, लिखोगे पहला कि डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। दूसरा लिखोगे कि डीएनए डीएनए डिस्टिन प्रोटीन से जुड़ी होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बस हो गया। दो ही अंतर लिखना था ना, दो अंतर पूछा था मेरे पास, जो दो अंतर हमने बता दिया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में डीएनए में दो अंतर बताना था, दो अंतर यहाँ पे हमने बता दिया। आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क। देखिए क्या है लघुत्तरीय प्रश्न तीसरे का क है कि रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखना है, लिखोगे रेड डाटा बुक हेडिंग डालोगे, लिखोगे इसमें कि आईयूसीएन द्वारा जारी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जातियों, विलुप्त जातियों, दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहा जाता है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। देखिए बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूँ, याद हो जाएगा आसानी से। तीसरे का ख है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो चलिए देखते हैं मलेरिया रोग कैसे फैलता है। प्रश्न उत्तर तीसरे का ख, उत्तर मलेरिया लिखोगे। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया के रोकथाम के उपाय, देखिए दो उपाय लिख दीजिए। पहला है कि घरों में डीडीटी या फिल्टर छिड़कर या नेफ्ता गंधक से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा कि आवासीय क्षेत्रों एवं उसके आसपास में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। तो दो यहाँ पे उपाय रोकथाम के हो गया। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ग, तीसरे का ग प्रश्न है कि पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ग कि पेय पदार्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल एल्कोहल बनता है। सेक रोमाइसिस की विभिन्न प्रजातियां बियर तथा वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, लिखेंगे कि डबल रोटी उद्योग में, हेडिंग डाल के लिखेंगे कि डबल रोटी बनाने के लिए जो गूंथे हुए आटा प्रयुक्त होता है उसमें ईस्ट डालते हैं। जब यह श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो गूंथे हुए आटे को सरंध्र बनाती है, जिससे डबल रोटी बनती है। डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। बस इतना पॉइंट हमको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरे का घ क्या है कि पुंड्रियोगज डीएनए में क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम लोग तीसरे का घ यहाँ पे कि पुंड्रियोगज डीएनए की उपयोगिता निम्नलिखित है। कौन कौन सी उपयोगिता है, तो इधर लिखेंगे हम लोग, 5 उपयोगिता लिखेंगे हम लोग। देखिए पहला उपयोगिता है कि वातावरणीय असंतुलन जैसे ठंडा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करने वाले पौधे का निर्माण। दूसरा है खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, जैसे गोल्डन राइस का विकास जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तीसरा लिखेंगे मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाना,
चौथा है पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। पांचवा है पीड़क नाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। क्लियर है। चलिए हम आगे देखेंगे तीसरे का ड़ कि बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ड़ बीटी कपास हेडिंग डाले लिखेंगे। बीटी एक प्रकार का जीव विष होता है जिसे बेसिलस थुरिन जिएंसिस से निर्मित किया जाता है। बीटी जीवाणु के जीन को क्लोनीकृत करके इसे पौधे में स्थानांतरित किया जाता है जिससे पौधों में पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। 10 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है कि एक आवृत्त बीजी पौधों का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथे का क है। लिखेंगे कि बीजांडसन पर एक वृत्त तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तंतु को बीजांड वृत्त कहा जाता है। बीजांड का वृत्त से जुड़ने वाले स्थान को हाइलम कहा जाता है। बीजांड के आधार को निभाग कहा जाता है। यहाँ से अध्यावरण निकलते हैं। बीजांडकाय मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। बीजांडकाय अध्यावरण आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। इसी पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करता है। क्लियर है मेरे प्यारों। अब इसका चित्र बनाना था तो चित्र आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है तो चित्र आप इसको बना लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद है, चलिए देखिए चौथा का ख वाला प्रश्न है। यहाँ पे टाइप करना भूल गया था मैं कि पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ख, हेडिंग डालोगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। लिखोगे कि पक्षियों तथा कुछ मछलियों में मादा विषम युग्मजी, जिसे कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल जेड से कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तथा नर समयुग्मजी जिसे हम लोग कैपिटल जेड गुणसूत्र वाले होते हैं। पक्षियों में जो लिंग निर्धारण की यह विधि है एक्स वाई निर्धारित निर्धारण के समान ही होती है। मादा में 2 प्रकार के अंडाणु बनते हैं एवं संतान का निर्धारण मादा के अंडाणुओं पर आधारित होता है। इसके बाद डालेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। लिखेंगे कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुप ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्च संख्या पर आधारित है। रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है तथा नर मधुप नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिससे गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है एवं नर जो है अगुणित होता है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पॉइंट कुछ बचा हुआ है तो ये पेज भर गया तो इस साइड आप लिख सकते हो। तो अगुणित होता है, इसके आगे कुछ लाइन लिख देना कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। किसमें? नर अगुणित में, ठीक है। संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और उसमें कितना होता था? द्विगुणित में 32। इस प्रकार लिंग निर्धारण की इस प्रणाली को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहा जाता है। नर में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथे का ग। चौथे का ग है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग कि आरएनए कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक नहीं होता, यह आनुवंशिक सूचना के वाय का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अर्थात आरएनए सामान्यतः अआनुवंशिक होता है। पादप विषाणुओं तथा कुछ प्राणी विषाणुओं का आरएनए आनुवंशिक भी होता है। नीचे लिख देना कि अआनुवंशिक आरएनए कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए एक होता है देखिए राइबोसोमल आरएनए, दूसरा लिख देना स्थानांतरण, जिसे स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। 2 प्रकार लिख दो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे का घ। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ रखा है, आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पांचवा का क्या है कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या योगदान है। तो जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका योगदान पूछा है। तो प्रश्न उत्तर 5वें का क लिखोगे जैव उर्वरक, हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि जैविक अवशेषों को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व तथा
ह्यूमस होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैविक उर्वरक कहलाते हैं। ये जैविक उर्वरक हो गया। फिर कृषि क्षेत्र में लिखेंगे, कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे उर्वरक के निर्माण में इनका उपयोगी होते हैं। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत उपयोग है। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत योगदान है। यह पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आइए पांचवें का ख। देखिए पांचवें का ख क्या है प्रश्न। पांचवें का ख पूछा है कि प्लाज्मी वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए कि प्लाज्मी वेक्टर क्या होता है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर पांचवें का ख, प्लाज्मिड वेक्टर। लिखोगे कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्र काफ के गुणसूत्री डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुणन प्रारंभन स्तन होता है तथा इनका विभाजन कोशिकीय विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। लिखोगे आगे, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में एक से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। एक अच्छे वाहक में प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन तथा क्लोरीन स्थल उपस्थित होते हैं। 10। इसके बाद पांचवें का ग। देखिए पांचवें का ग क्या है कि जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का ग लिखेंगे, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या होता है। लिखेंगे कि जीन की क्रियाशील के अध्ययन के बाद आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत अथवा निष्क्रिय जीन का सामान्य जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को जीन चिकित्सा कहा जाता है। सामान्य जीन को व्यक्ति में भ्रूण में स्थानांतरण किया जाता है। एंजाइम थेरेपी है तो एंजाइम थेरेपी एडी डाल के लिखेंगे कि यह प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी से अस्थिमज्ज को शल्य चिकित्सा द्वारा विकास संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी में स्थापित किया जाता है। एंजाइम थेरेपी का प्रयोग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण है SCID है जिसमें ADA एंजाइम की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे पांचवें का घ। पांचवें का घ वाला प्रश्न देखिए क्या है। बोला है पांचवें घ कि किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर पांचवें का घ, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं। लिखेंगे कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। यह पौधे जो है दलदली भूमि में उड़ते हैं। इस प्रकार की भूमि में नाइट्रोजनी यौगिक का अभाव होता है। ठीक है, जैसे में ब्लेडर वर्ट, फिर दूसरा है घर परड़ी। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पे कीटभक्षी नामों का यहाँ पे नाम लिख दिया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के क की तरफ। क वाला है कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण के दो विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए 6 प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क है, जैव विविधता हेडी डालेंगे। लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जीवों का उपस्थित जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कायिकी आदि में भिन्न होते हैं, सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण में यह मुख्य योगदान देते हैं, जैसे विविधता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है कि जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता के बारे में आपने लिख दिया। अगली हेडिंग रहेगी जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। तो पहली विधि है यहाँ पे कि स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें लिखेंगे इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र 550 घोषित किया जाता है। इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा अन्य जंतु विहार बनाए गए हैं। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 अभ्यारण्य, वन्य जीव जंतु विहार है। इसके बाद है उच्च स्थानीय संरक्षण। लिखेंगे कि इस विधि में संकटग्रस्त जातियों की अनेक प्राकृतिक आवासों से हटाकर प्राणी उद्यानों, सरकारी पार्कों, फील्ड बैंक, वनस्पति उद्यान एवं क्रायोफ्रिजर्वेशन द्वारा रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है 6 का ख, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। इसमें लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 के ख में
कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में एलएफ जैकरी ने बताया था कि इस तकनीक को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीवों में समान होता है तथा लगभग 1% भाग ही भिन्न होता है। इसके बाद उसी में लिखेंगे हम लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर एवं दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी, शुक्राणु आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं। इन सब की सहायता से दो व्यक्तियों की डीएनए तुलना की जाती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता के आधार पर दो व्यक्तियों के डीएनए समानता देखते हैं। लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। लिखेंगे पहला, यह न्यायालयीय पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के निर्माण के लिए सहायक है, निर्धारण के लिए सहायक है। दूसरा, पैतृक परीक्षण में मदद करता है। इसके बाद विलुप्त होने वाले जंतु को संरक्षित करने में सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर 6 का ग। देखिए 6 का ग क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 6 का ग है कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर 6 का ग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। लिखेंगे कि जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तब इसे स्वस्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परंतु जब शरीर में किसी तरह से सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है तो इसे रोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस स्थिति को रोग कहते हैं। रोगों के कारक को रोगाकारक या रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। अगली हेडिंग रहेगा, रोग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, जन्मजात या वंशागत रोग। लिखेंगे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, दांत कोशिका, रक्त कल्पता। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे उपार्जित रोग। हेडिंग रहेगी अगली, उपार्जित रोग। लिखेंगे यह रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे कुपोषण संबंधी, क्वासियोरको, मेरेस्पम, रतौंधी, स्कर्वी एवं कैंसर, वेसन, अर्थराइटिस, एलर्जी आदि। उपार्जित रोग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक रोग, दूसरा गैर संक्रामक रोग। दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद लिखेंगे 6 का घ। तो 6 का घ है कि सूक्ष्म जीवों के औषधियों उपयोग का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे 6 के घ में कि औषधियों के रूप में उपयोग सूक्ष्म जीवों का प्रकार। लिखेंगे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगजनक कई रोगों का कारक बनते हैं, पर यही सूक्ष्म जीव रोग निवारक का भी कार्य करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए पेनिलिसियम नाइट्रेट नामक मोल्ड से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिलिसिन बनाया। पेनिलिसिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सक्षम होता है। लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक का निर्माण निम्नलिखित है। कौन कौन? देखिए टेरामाइसिन लिख दीजिएगा, जिसे हम लोग स्टेफिलोकोकस कहते हैं। ठीक है, मौसम। इसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टेप्टोफोकस आरियोफैक्सियंस। इसके बाद है कि यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 पढ़ूंगा, वैसे भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। चलिए इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे कि डीएनए की संरचना के वाटसन में क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। तो इसे मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, जरूर से जरूर इसको कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।